ट्रेडिंग एक बड़ा अच्छा आउटलेट है गुस्सा निकालने का, पैसे जलाने में ना बड़ा एक एनर्जी निकलती है। आप 1 करोड़ रुपए लगा देना, हम 20% आपको पहले ही दे जाएंगे। 2-4 दिन में वो बक्सा लेके आ गई जी और उसको 20 लाख रुपए उन्होंने दे दिए। देखो तुम्हारा सवाल ऐसा है कि हम जुआ खेलने गए तो अब हमारे सामने वो एक केला है और एक अमरूद है, अब हम किस पे पैसा लगाएं? तो तुम्हारा सवाल वैसा है। जहाँ पे एक ट्रेडर क्योंकि इतना सफर कर चुका है, उसके अंदर डर बैठ चुका है, लॉसेस ले चुका है, कैपिटल खत्म हो चुकी है। ट्रेडिंग में जब आप बैठे हैं तो जब मेरे को कभी नींद भी आ रही हो तो मैं ऐसे देखता था तो मेरी नींद 2 दिन की उड़ जाती थी। अगर आपने बैंक निफ्टी बाई किया तो आपको यहाँ से बैंक निफ्टी में 200-300 पॉइंट की मूवमेंट आएगी तो ही आपको पैसा बनेगा। एंड ये कंसिस्टेंटली डेली करना इटसेल्फ इज वेरी रिस्की बिकॉज सर बेसिकली मेरा आप तीनों से एक क्वेश्चन है। आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन चुके हैं, तो अगर आप कुछ टिप देना चाहें बिगिनर को जो ये वीडियो देख रहा है, अगर वो आपकी तरह सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाए अपनी लाइफ में, मतलब जो भी जर्नी है उसमें से कोई एक एक टिप दे दीजिए आप, जिससे आप बेसिकली एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाए, प्लीज सर। देखो यार, अगर मैं ये बोलूँ कि मैं बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर बन गया हूँ, ये बहुत एक ईगो वाली बात होगी। ऐसा कुछ नहीं है। एवरी डे यू लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। तो ये गिवन है कि एक बहुत ही कंटिन्यूअस जर्नी है जहां पे आप डेली कुछ ना कुछ सीखने वाले हो। एंड एज अ ट्रेडर ये आपको ओवर टाइम समझ आता है कि जहां पे वो अहंकार या ईगो आने लग गई ना कि मैंने अब मार्केट को क्रैक कर लिया है, मार्केट एक ऐसा सिनेरियो दिखाएगी कि वो वापस नीचे ले आएगी। सो ऑलवेज बी हम्बल टुवर्ड्स द मार्केट कि आई एम लर्निंग एंड डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ और अपने आप को इंप्रूव करता रहूंगा। नाउ स्ट्रैटेजी वगैरह की बात मैं नहीं करूंगा, मैं कुछ और एक डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करना चाहूंगा कि जो आपका सक्सेस एज अ ट्रेडर होता है वो जितना एक्सटर्नल है उतना ही इंटरनल है। क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कि आप क्या अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हो या आप अपने ओवरऑल जो डिसिप्लिन है उसको आप कैसे ट्रेडिंग में ला पा रहे हो। सो जब इमोशंस की बात करें, इमोशंस कैसे इफेक्ट करते हैं। सो फॉर इंस्टेंस कोई बंदा डिस्क्रिशनरी ट्रेडर एज इन चार्ट्स देख के ट्रेडिंग कर रहा है एंड मॉर्निंग में किसी से लड़के आ रहा है तो अंदर गुस्सा आ रखा है ऑलरेडी, उसको कहीं वो निकालना है, एक आउटलेट चाहिए निकालने के लिए। तो वो ट्रेडिंग एक बड़ा अच्छा आउटलेट है गुस्सा निकालने का, पैसे जलाने में ना बड़ा एक एनर्जी निकलती है। तो वो क्या करेगा, गुस्से में आके ट्रेडिंग करेगा, वो ट्रेड्स लेगा, लॉस होगा और गुस्सा आएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करना ये एक बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है। सो यू हैव टू लुक इंटरनली कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे कर सकता हूं एटलीस्ट विद इन दो 6 आवर्स। कुछ भी हुआ है उसको पहले सुलझा लो या बाहर सुलझा लो, अपनी ट्रेडिंग को इफेक्ट मत होने दो। एंड दूसरा डिसिप्लिन। सो जो डिसिप्लिन है, जितना आप डिसिप्लिन अपना ट्रेडिंग में रखते हो वो इंपैक्ट होता है बाकी ओवरऑल लाइफ से भी आपकी, कि आप ओवरऑल लाइफ में अगर डिसिप्लिन हो ना, वो उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट होता है कि वो आप ट्रेडिंग में भी लेके आ पाओगे। तो अगर कोई इंसान वैसे ही डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन रिगार्डिंग से फिटनेस हो गया या कोई और चीज हो गई, रिगार्डिंग हिज प्रोसेसेस हो गया, तो जितना आप डिसिप्लिन रह सकते हो, आई थिंक द मोर डिसिप्लिन यू आर, द मोर सक्सेसफुल एज अ ट्रेडर यू बिकम। एंड मुझे लगता है शेयर मार्केट में कहावत भी है, आसमान भी दिखाया जमी पर भी ले आया, गजब इसकी माया कोई भी बच ना पाया। तो आप किसी भी ट्रेडर जो सक्सेसफुल भी है और जो नहीं भी है, देखोगे कि उनके लाइफ में हमेशा बुरा फेस भी आएगा। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली वो ऊपर जाएंगे, झटका लगेगा और वापस वो खड़े होंगे, वापस होंगे। पर वो जब उनको झटका लगता है वो इतना बड़ा नहीं होता है कि अगले दिन वो ट्रेड नहीं ले पाए। सो आप किसी भी ट्रेडर को देखोगे, दो चीज़ आई थिंक कॉमन होती है। एक तो वो हमेशा ट्रेंड के साथ रहता है, जब बड़ा मूव आ रहा है उसके साथ रहता है, एंड हमेशा रिस्क को मैनेज करते हैं। तो जॉर्ज सोरोस ने, जो एक बहुत बड़े ट्रेडर, उन्होंने कहा था कि डज नॉट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू आर राइट और हाउ मेनी टाइम्स यू आर रॉन्ग, व्हाट मैटर्स इज कि हाउ मच यू आर मेकिंग व्हेन यू आर राइट एंड हाउ मच यू आर लूजिंग व्हेन यू आर रॉन्ग। तो अब किसी भी ट्रेडर को देखो, बहुत सारे लोग एक्यूरेसी के पीछे भागते हैं यार 90% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी, पर आप देखोगे जो वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर्स हैं उनकी एक्यूरेसी 30-40% है। पर जब वो राइट हो रहे हैं तब वो इतना पैसा कमा रहे हैं, पर जो गलत हो रहे हैं वो लॉस लिमिट कर रहे हैं। इन दी एंड ट्रेडिंग भी घूम फिर के, अगर आप किसी को भी पूछो कि क्या है, रिस्क को मैनेज करना है, इमोशंस को कंट्रोल करना है। ये दो चीज, रिस्क और इमोशंस, ये दोनों चीज क्या है, आपको इमोशंस क्या, आपके जब ट्रेड कर, जैसे अर्जुन भाई ने कहा कि आपको कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आपको गुस्सा आ रहा है या आप ज्यादा खुश हो, बहुत लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, यार पिछले 10 दिन से बहुत पैसा बना लिया, अब फिर आप रिस्क मैनेजर से भूल जाते हो। एंड आप देखोगे, लाइक फॉर पर्सनली फॉर मी ऑल्सो, हमारे जो बुरे फेज आते हैं हमारे सबसे अच्छे फेज के बाद आते हैं, कि कंटिन्यूसली आपने 1 महीना 2 महीना बहुत पैसा बनाया, देन आपको लगता है कि आप छोटी चीज़ों को लाइटली लेते हो। तो मुझे लगता है छोटे छोटे लॉसेज एज अ ट्रेडर इज गुड, कीप्स यू ग्राउंडेड।
इस बिजनेस में जब भी आपको लगा कि हमको सब कुछ आता है, जब तभी आपका डाउनफॉल चालू हो जाएगा। तो आई वुड से रिस्क को मैनेज करके एंड ऑलवेज बी विद द ट्रेंड। देखो, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर पाऊंगा, एक दो आपको छोटे छोटे किस्से बताता हूँ। थोड़ा मूड भी लाइट होगा, थोड़ा टेक्निकल से भी हटेंगे। एक कहावत है, डोंट फॉल प्रे ऑन योर ग्रीड, यानी कि अपनी ग्रीड पे आप खुद ही मत गिर जाइए। वो ग्रीड इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि आप उसके वश में आ जाएं। अभी ट्रेडिंग हम सब कर रहे हैं, तो थ्री इडियट्स में एक वो डायलॉग था कि दोस्त जब फेल हो जाए तो दुख नहीं है, लेकिन दोस्त टॉपर आ जाए। तो यहाँ सबसे बड़ा जो वो है, एक अपने अंदर एक कॉम्पिटेंस की भावना को जगाने का फैक्टर, रामलाल जी हैं या श्यामलाल जी हैं या हम सबके फ्रेंड हैं। चलो, मैंने आज अर्जुन को ही फोन कर लिया, अर्जुन भाई क्या हाल, और अर्जुन ने कह दिया कि भाई मैंने तो आज ₹1,00,000 कमा लिए। तो मैं इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ जाऊंगा। मुझे इससे मतलब नहीं है कि मैंने क्या कमाया या गवाया, बट मैं अर्जुन के प्रॉफिट से जैसे ही मैंने सुना और मैं लॉस में हूं और मैंने अर्जुन को फोन किया, अर्जुन क्या रहा, अर्जुन ने कहा मेरा 50,000 का लॉस है, और मैं बड़ा खुश। क्योंकि हम लोग ना, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो इसके लिए क्या है, डोंट फॉल प्रे में मैं क्या कहता हूं, टिप्स को मत फॉलो करिए। अदर देन टिप्स भी बहुत सारे एक फैक्टर होते हैं जो कि बाजार में आपको इन्फ्लुएंस करने आ जाते हैं। जैसे एक मेरे दोस्त के साथ इंसिडेंस हुआ, मैं बताता हूं आपको, कि उनके पास एक साहब आए, बोले जी आपके अकाउंट में अच्छा पैसा पड़ा है, चलो हम आपको कुछ एक मल्टी फोल्ड, एक मल्टी बैगर स्टॉक दिलवा देते हैं, और जितनी आपकी कमाई होगी उसका एक सर्टेन परसेंटेज हम ले लेंगे। तो उसने, वो आ गया बेचारा उसके झांसे में। तो उसने कहा अगर कोई लॉस हो गया तो जिसको ये सब काम करने हैं और उसकी मंशा आपको क्लियर नहीं है, तो उसने ये भी कह दिया कि आप 1 करोड़ रुपए लगा देना, हम 20% आपको पहले ही दे जाएंगे। 2-4 दिन में वो बक्सा लेके आ गई जी, और उसको 20 लाख रुपए उन्होंने दे दिए। अब जब वो 20 लाख दे दिए तो आदमी और कॉन्फिडेंट, यार इसका मतलब तो स्टॉक भागने वाला है, वरना कौन मेरे पे 20 लाख रुपए दे के जाएगा। तो वो 1 करोड़ के भाई साहब, उसने कहा कि आप इस टाइम पे ऑनलाइन आ जाना, हम आपको स्टॉक बताएंगे, आप खरीद लेना। तो वो एक कोई ऐसा स्मॉल कैप टाइप का स्टॉक था, मुझे नाम नहीं ध्यान। तो वहां पे ना बायर था ना सेलर था, तो उसे उन्होंने कहा जी आप इतने से बाइंग कर लेना, इस रेट का बिड डालना और ये आप बाय करने खड़े हो जाना। उधर से कोई सेलर आया और वो माल उसको चिपका के चला गया। तो कुछ 300 रुपए के रेट पे वो स्टॉक उन्हें मिल गया और 1 करोड़ के पूरे डील क्लोज हो गई। अब वो रोज आदमी देखे कि भाई ये 300 वाला मेरा कब 305 हो, 310 हो, 600 हो, 800 हो, क्योंकि उसे झांसा दिया गया कि 1200 से 1500 हमें लेके जाना है। अब जी वो बैठा है बैठा है बैठा है, तो देखे तो उसमें तो रोज ट्रेड ही नहीं हो रहा। एक दिन फिर ऐसे ही कोई ट्रेड हुआ, तो वो 320 रुपए के आसपास कुछ ट्रेड हुआ, तो उसने तुरंत फोन किया, देखा सर बढ़ गया ना 20 रुपए आपका स्टॉक, ऐसे ही 20-20 करके 1200 तक हमें से लेके जाना है। अब वो स्टॉक ऐसा था कि वो रोज ट्रेड ही नहीं होता था, उसमें वॉल्यूम ही नहीं था। उसने 4-6-10 लोगों से बात करी, यार मैंने तो ये करा है, तो उसे किसी ने कहा भाई ये तो तू फंस गया, तू निकल ही नहीं सकता इससे, ये तो तुझे कोई अपना माल चिपका गया और 2 लाख 20 लाख जो तुझे दे गया, वो तेरे को ऐसा लग रहा है कि तूने बच गया, लेकिन वो तू रिकवर नहीं कर पाएगा। अब थोड़े दिन बाद उस स्टॉक में 300 रुपए से गिरते 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 वो स्टॉक 20 रुपए आ गया, और रोज उसमें लोअर सर्किट लग रहे हैं। वो बेचारा बेचने की कोशिश कर रहा है, बेच ही नहीं पा रहा। तो अब 20 लाख का भी वो क्या कर लेगा। तो नेट में 80 लाख का उसका नुकसान हुआ लास्ट में जाके, और वो स्टॉक आज की तारीख में भी, इस बात को 5-6 साल हो गए, आज भी वो 20-22 रुपए या उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह के भी इंसिडेंसेस आते हैं एक ट्रेडर की लाइफ में, जब आपके पास कैपिटल होती है। तो ये जो डेटा होता है ना, ये कैपिटल किसके पास कितनी है, वैसे तो ब्रोकर सारे कहते हैं भाई हमारे यहाँ आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल है, सेबी भी कहती है और एनएससी भी कहती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं से तो लीक होता ही है। किसी टिप देने वाले को या किसी ऐसे आदमी को क्या पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो मेरे पास ये इंदौर से, गुजरात से फोन आते हैं,
तो या तो ये ब्रोकर देता है, या सेबी देती है, एनएससी देती है, इसके अलावा तो कोई दे ही नहीं सकता, या डीमेट अकाउंट से शायद लीक होता होगा, बट लीक इज देयर, तभी तो उसे पता है। तो इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स आएंगे। आपको ग्रीड में नहीं पड़ना, पैसा कमाना इतना आसान होता तो सब लोग इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं चला रहे होते, जैसे कि रिलायंस है, मुकेश अंबानी जी एक इंडस्ट्री चला रहे हैं। अगर पैसा कमाना इतना आसान होता तो वो सब बंद करते, 8-10 लाख करोड़ अपनी जेब में रखते और उससे शेयर मार्केट ही ट्रेड कर लेते। वो क्यों 20-22% का धंधा कर रहे हैं? वॉरेन बफेट इतनी बड़ी ह्यूज कैपिटल लेके बैठे हैं कि आज अगर वो सेलिंग पे आ जाएं, बाइंग पे आ जाएं तो दुनिया को हिला सकते हैं, लेकिन उनकी भी रिटर्न 18 से 20% है पिछले कई सालों की। तो बहुत ज्यादा पैसा इस मार्केट में बनाना, निफ्टी का जो CAGR है उससे थोड़ा ज्यादा तो आप स्मार्ट हो सकते हैं और आप वो कर सकते हैं, लेकिन डबल ट्रिपल की उम्मीद करना इज लाइक मतलब बहुत मुश्किल है। अब इसमें से किसी का सवाल हो सकता है कि हमने तो एक शेयर लिया था रिलैक्सो का, वो 100 रुपए का लिया और वो 2700 चला गया, या ऐसे अवंती फीड है, या ऐसे मल्टीबैगर बहुत हैं, लेकिन जिस वक्त वो 100 रुपए के होते हैं ना, वो एक बहुत मतलब जिसे कहते हैं स्मॉल कैप या माइक्रो कैप टाइप कंपनी होती है, तो उस पर हर आदमी इतना विश्वास कर सके ये भी पॉसिबल नहीं है। हमें वो तो अच्छे लगते हैं कि 100 वाला 2700 या 3000 या 10,000 हो गया, लेकिन जब वो भाग जाते हैं तब वो न्यूज और लाइमलाइट में आते हैं। जब तक वो भाग नहीं रहे होते तब तक किसी को पता भी नहीं होता। मेरा क्वेश्चन ये था कि आप 1 से 2 साल जॉब के साथ में ट्रेडिंग करने के बाद, बेसिक इंट्रोडक्शन लेने के बाद मार्केट का, आप उसके बाद अपना जॉब स्विच क्विट करते हो और फुल टाइम ट्रेडर बनते हो, तो फिर भी आप अभी लॉस मेकिंग ट्रेडर हो। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपके जो इमोशंस होते हैं बहुत ही ज़्यादा अप डाउन होते हैं, और आप इस सिचुएशंस में आप अपनी फैमिली को भी नहीं बता सकते, क्योंकि फैमिली का एक वो रहता है कि क्यों कि मतलब कि जाकर के जॉब करो, जॉब एक सेफ ऑप्शन है। तो मतलब इस सिचुएशन में आप अपने इमोशंस को कैसे हैंडल कर सकते हो? और मेरा दूसरा क्वेश्चन इसके साथ में ये है, अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर होते हो तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों से डिस्कनेक्ट होना शुरू कर देते हो टाइम के बाद, क्योंकि आप लॉस मेकिंग हो, आपका मन नहीं करता कि लोगों से आप कनेक्ट हो, तो आप लोनलीनेस फील करते हो। तो इससे क्या होता है कि आपका इमोशन आप और ज़्यादा मतलब कि उसमें घुसते हो, घुसना मतलब कि आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, तो आप इमोशनली अफेक्ट होते हो उससे। तो सर इस सिचुएशन को, ओवरऑल सिचुएशन को कैसे टैकल करें सर? सो लॉस जो है ना, देयर आर 5 phases जिससे एक ट्रेडर को निकलना पड़ता है, या वो जो वैतरनी नदी जो क्रॉस करनी है ना, उसके 5 फेज हैं यहाँ पे। जो पहला फेज होता है किसी भी नए ट्रेडर के लिए, वो डिनायल होता है, जहां पे वो आगे बोलता है यार ये लॉस ना किस्मत खराब थी, हो गया, कोई बात नहीं, इतनी ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हो गया छोटा मोटा लॉस। जो सेकंड फेज होता है उसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन, जहां पे वो रीजंस ढूंढता है कि लॉस हुआ तो क्यों हुआ, और वो रीजन कभी भी अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेता, वो हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर ढूंढेगा, यार ये तो ऑपरेटर ने मार्केट गिरा दी, या एक्सपायरी थी आज तो मार्केट वॉलेटाइल थी इसलिए हो गया, या यार उसको भी तो नुकसान हुआ है, कोई बात नहीं मुझे भी हो गया, सबको ही हुआ है। तो वो रीजंस ढूंढेगा, लेकिन वो खुद को ब्लेम नहीं करेगा, क्योंकि खुद को ब्लेम करने में हिम्मत चाहिए होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए होती है कि आप अपने आप को शीशे के आगे देख के बोल सकते हो कि मैं गलत हूं। जो तीसरा फेज होता है ना, उसमें लॉसेस की वजह से फियर आने लग जाता है, और वो फियर क्या है? एक है फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। अब मानो आप जॉब पे हो, आपका बॉस रोज आपको आगे बोल रहा है कि यार तू गलत है, तूने जो काम किया बेकार है, इसको दोबारा कर, दिस इज यूजलेस, तेरे को सैलरी नहीं मिलेगी, काम बेकार है। मार्केट आपको कॉन्स्टेंटली ये करेगी। तो बिकॉज ऑफ दिस नॉट एवरीवन कैन टेक दैट प्रेशर, जहां पे डेली आपको कोई आगे बोल रहा है तो गलत है, बिकॉज अगर रियल लाइफ में हमारे साथ कोई ये करने लग जाए, ऑब्वियसली आप टूट जाओगे। तो फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग एंड ऑब्वियसली फियर ऑफ लूजिंग मनी, इस वजह से क्या होता है आप ट्रेड्स लेने ही बंद कर देते हो। तो क्या होता है, अगर आपको दिख भी रहा है कि हाँ यार ये अच्छा सेटअप है, इसमें पैसे बनेंगे, तब भी आपके अंदर से हिम्मत नहीं आएगी, क्योंकि वो हिम्मत टूट चुकी है। एंड इसके बाद का जो फेज होता है दैट इज द डिप्रेशन फेज, जहां पे एक ट्रेडर क्योंकि इतना सफर कर चुका है, उसके अंदर डर बैठ चुका है, लॉसेस ले चुका है, कैपिटल खत्म हो चुकी है, तो वो ना एक, जैसा कि आपने कहा कि हाँ यार मन उठ जाता है, किसी से बात नहीं करनी, एंड कुछ करने का मन नहीं कर रहा, अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस खत्म होने लग जाता है। तो ये फेज एक आता ही आता है जहां पे आप खुद को क्वेश्चन करते हो कि क्या मेरे में इतनी क्वालिटीज हैं भी, या मेरे में दम है भी कि मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाऊं, या ये प्रोफेशन मेरे लिए है भी। तो लाखों लोग इससे सफर करते हैं इन ऑल दीज फेजेस,
क्योंकि मार्केट में इतने लोग हैं जो पैसे लगा रहे हैं, जिन्होंने नुकसान लिया हुआ है, तो एक कॉन्फिडेंस आपका शैटर होने लग जाता है. एंड वंस यू क्रॉस ऑल दीज फेजेस, लास्ट में 5वां जो फेज है वो आता है एक्सेप्टेंस का. इस एक्सेप्टेंस फेज में फाइनली एक ट्रेडर आके बोल सकता है कि हाँ, जो गलती हुई है वो मेरी अपनी कमियों की वजह से हुई है, एंड आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ टू इम्प्रूव. मेरे को अपना प्रोसेस इंप्रूव करना है, मुझे और सीखना है. तो वो अब जो गलती है ना, वो एक्सटर्नल ब्लेम्स की जगह इंटरनल अपने आप को बोलने लगता है कि हाँ, आई हैव इट इन मी, बट अगर मैं मेहनत कर रहा हूं और करता रहूंगा तो मैं इस लाइन में सक्सीड कर जाऊंगा. उसको होप दिखने लग जाता है. तो वो सबसे अंधेरी रात के बाद जो सुबह आती है ना, वो ये 5वें फेज में आती है. बट बाय देन कितने लोग सरवाइव कर पाते हैं, क्वेश्चन इज दैट. तभी तो ये लाइन इतनी मुश्किल है. इस लाइन में दिस इज, आई वुड से, वन ऑफ द टफेस्ट प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड. कोई भी आके एक दिन सुबह बोलता है कि मेरे को ट्रेडिंग से पैसा बनाना है, मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूं, बीच पे बैठ जाऊंगा, कमा लूंगा. इट हैज टू बी अ वेरी सीरियस बिजनेस. जब आप फुल टाइम ट्रेडिंग में आते हो तो ये आपके लिए एक बिजनेस है. और कोई भी बिजनेस, किसी भी अच्छे बिजनेसमैन को देखो हु हैज सक्सीडेड, वो ऐसा तो नहीं करता यार कभी घूमने चला गया, बोल रहा है यार मैं जा रहा हूँ घूमने, पहाड़ों पे जा रहा हूँ, वहां से काम कर लूंगा, कोई बात नहीं, ऑफिस में स्टाफ बिठा देता हूँ, अपने आप देखते रहेंगे. ऐसे काम नहीं होता. ऐसे कोई बड़ा नहीं बन सकता. मतलब आपको सैक्रिफाइसेस करने ही पड़ेंगे टू सक्सीड इन ट्रेडिंग और इन जनरल इन लाइफ. मतलब इफ यू आस्क मी, आई वुड से कि सैक्रिफाइसेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट डू यू प्रेफर टू डू. क्या आप प्रेफर करते हो हर वीकेंड मुझे घूमने जाना है, कि वो यार मेरे दोस्त घूमने जा रहे हैं, मेरे को भी घूमने जाना है? नो, यू हैव टू सैक्रिफाइस. देयर आर थिंग्स यू हैव टू सैक्रिफाइस. कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो ट्रेडिंग इज ऑल्सो वेरी सिमिलर, कि अगर आपको इस लाइन में सक्सीड करना है तो वो सिर्फ 6 घंटे काम नहीं करना. इंसान कहता है यार मैंने 6 घंटे काम कर लिया, बस हो गया मेरा. 6 घंटे के बाद तो गेम शुरू होती है कि आप अगले दिन क्या करने वाले हो. सो फॉर अस, मी, माई टीम, वी हैव टू सिट ऑन द वीकेंड्स ऑल्सो. अब बंदा बोलेगा यार तेरा काम तो 3:30 तक ही है, तू क्या कर रहा है सैटरडे संडे को? अब जब तक मैं अपनी स्ट्रैटेजीज को एनालाइज नहीं करूंगा, देखूंगा नहीं कमियां क्या हैं, आगे इंप्रोवाइज कैसे करूंगा? तो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू डू एंड इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट. तो दैट इज वाई सक्सेस एज अ ट्रेडर 0.1% को ही मिलता है, क्योंकि हर किसी में वो डिसिप्लिन ही नहीं आ सकता. वो इतना सैक्रिफाइस कर ही नहीं सकता कि यू नो बाकी सब त्याग के मैं इसमें लग जाऊं और मतलब इतनी तपस्या कर लूं कि मैं इसमें सक्सीड हो जाऊंगा. तो दैट इज वाई ट्रेडिंग एज अ फुल टाइम प्रोफेशन इज वेरी हार्ड. एंड प्लस वन मोर थिंग रिलेटेड टू दिस आई ऐड, कि जब आप फुल टाइम ट्रेडिंग में जाते हो तो आप जॉब छोड़ के जा रहे हो. नाउ जॉब आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी कि हर महीने 30 को कोई पैसे देने वाला तो है, तो मतलब घर का खर्चा निकल जाएगा. जब आप ट्रेडिंग में चले जाते हो तो देयर इज नोबडी यू हैव टू फेच फॉर योरसेल्फ. आपको डेली जाना है, मछली पकड़ के लानी है तालाब से. तो नाउ द प्रॉब्लम इज कि जिस महीने पैसे नहीं आएंगे, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर बन गया है कि मैं अपने खर्चे कहां से निकालूं. सो ओनली एंड ओनली गेट इन ट्रेडिंग जब आप कहते हो कि मेरे पास 6 महीने के पैसे हैं. मैं नहीं बोलूंगा साल 2 साल के पैसे हैं, वो बहुत ज्यादा भी हो जाता है. 6 महीने के एटलीस्ट आपके पास एक्सपेंसेस होने चाहिए कि अगर इफ दिस डज नॉट वर्क तो मेरे पास एक तो एक बैकअप है कि मैं क्या करूंगा. क्योंकि बहुत से लोग लगे ही रहते हैं कि यार यू नो, मतलब मैं ये नहीं किसी को डिस्करेज करना चाह रहा कि इसको छोड़ दो कुछ और कर लो, बट लॉट ऑफ पीपल, हर किसी के लिए हर चीज नहीं होती है. तो आफ्टर अ वाइल यू हैव टू सी कि यार मेरे लिए ये नहीं है, मेरे को किसी और चीज में जाना है. तो यू नीड टू हैव अ बैकअप प्लान. सो फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड बैकअप, ये 2 चीजें भी बहुत जरूरी हैं व्हेन यू आर गोइंग इनटू फुल टाइम ट्रेडिंग. जी, ट्रेडिंग इज अ लोनली जॉब. चाहे भाई आप, जैसे आपने कहा कि राइट, वो कभी लगता है कि क्या है, एंड ये बड़े, ऐसा नहीं कि यू आर या कोई नया स्टार्ट कर रहा है. इवन जैसा कि आप समझो बहुत आपका पैसा नहीं बन रहा है एंड यू सी कि एवरीवनस मेकिंग मनी अराउंड यू, सो यू ऑल्सो क्वेश्चन कि यार इवन आफ्टर ईयर. सो मैं प्रॉप डेस्क पे गया, वहाँ पे मैंने देखा कि ट्रेडर्स जो 5-5, 7-7 साल से ट्रेड कर रहे हैं, बट मार्केट कंडीशन चेंज हो गई, 6 महीना पैसा नहीं मिल रहा है. दे क्वेश्चन देमसेल्व्स कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, यार ये बाजू वाला पैसा बना रहा है, मैं नहीं बना रहा हूँ. तो ट्रेडिंग में एक चीज़ है कि जैसा कि है कि इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोफेशन टू मेक ईजी मनी. ऐसा नहीं कि चुटकी में पैसा आ जाएगा, जो आपको सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है कि बाथ टब में बैठे हो पैसा आ गया, ये वो, वैसा एक्चुअल में नहीं होता है. एंड इसमें क्या अप्स एंड डाउन्स है. लाइक आपको अच्छा टाइम भी आएगा, कुछ पैसा टाइम बनेगा नहीं, पर जॉब में क्या आपको सिक्योरिटी है, तो आपके इमोशंस कंट्रोल में. भले आपका समझो ये महीने 30,000 का लॉस हो गया, आपको पता है ये 30,000 मेरे को मैटर नहीं करेंगे, बिकॉज ये 30,000 आपके वापस आपको आ जाएंगे. तो बोलते नेवर
ट्रेड विद मनी जिससे आपको डर लगता है कि भाई ये उड़ गया तो मैं क्या करूंगी, तो आप कभी भी रैशनली नहीं सोच पाओगे। तो सपोज आप कभी रास्ता क्रॉस करते हो तो सामने से जब गाड़ी आती है तो आपके पास रिएक्शन टाइम नहीं होता है। मोस्ट एक्सीडेंट उसकी वजह से होता है बिकॉज आप इरैशनल हो, आप सोचते हो, आप खड़े रहते हो, कुछ नहीं करते हो। एंड ट्रेडिंग में भी अगर आप इरैशनल डिसीजन लेते हो कि बिकॉज अगर आपको डर लग रहा है कि यार मेरे पास ये 30,000 है या 1,00,000 रुपए है, ये महीने मुझे कुछ भी करके 30,000 बनाना ही है बिकॉज अभी आप फुल टाइम कर रहे हो, आपको और इनकम सोर्स नहीं है। सो अगर उसमें थोड़ा भी लॉस होगा, समझो 100 पे आपने कोई चीज ली, वो 90 भी हो गया, अरे यार शिट गलत हो गया, काट दो, पर आपको उसको रुकने का आप टाइम ही नहीं दे पा रहे बिकॉज आपको हमेशा डर लगा है। तो आई वुड से कि एटलीस्ट 2 इयर्स मार्केट को समझो, 2 साल तक अगर आपने समझो भले छोटे कैपिटल पर कंसिस्टेंसी बनाई है, देन ओनली जंप इनटू ट्रेडिंग। एंड मैं बुक पढ़ा था द कंपाउंड इफेक्ट, तो उसमें एक बहुत अच्छी चीज लिखी थी कि समझो आपका गोल है कि आपको पतला होना है, तो गोल ये आपका गोल है, पर उस गोल के लिए आपको एक डिसिप्लिन लिस्ट बनानी है। एंड डिसिप्लिन का मतलब हर चीज डेली आपको वो करनी है। तो समझो आपका गोल है पतला होना, तो आपको डेली क्या करना है, छोटी छोटी चीजें करो। समझो डेली आप 1000 स्टेप्स चलोगे, डेली 2 माला चढ़ोगे, ये छोटे स्टेप्स इन द लॉन्ग रन आपको कंपाउंड होके आपको जो गोल चाहिए वो मिलेगा। बट बहुत लोग क्या करते हैं एकदम कि यार मुझे पतला होना है, फटाफट आज 2 दिन जिम ज्वाइन कर लिया, नए जूते लेके आ गए, 5 दिन किया, बस हो गया कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, एंड वो छोड़ देते हैं। तो ट्रेडिंग ऑल्सो, जैसा कि अर्जुन भाई ने भी कहा कि 3:30 के बाद आज क्या ट्रेड किया, क्या सीखा, नेक्स्ट टाइम हाउ कैन आई इंप्रूव। और ये फेज में आप कोई ये बिजनेस में कोई भी स्टेज पे हो, आपको लर्निंग तो मिलती रहती है। ऐसा नहीं कि हमें भी कभी कितनी बार लॉसेस हो जाता है, देन वी रियलाइज कि नहीं यार ये गलती की है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप वो टाइम एफर्ट्स पुट इन करो। 3:30 के बाद ओके आज ट्रेड ली, पैसा बना तो क्यों बना, बिकॉज आपको वो आगे रेप्लीकेट भी करना है कि ऐसा नहीं आज 1 का 10 हो गया बस हो गया, ये किस लॉजिक से हुआ, नेक्स्ट टाइम क्या मैं इसको रेप्लीकेट कर सकता हूं, या गलती हुई तो नेक्स्ट टाइम मैं अवॉइड कर सकता हूं। अगर अपनी गलतियां कम कर दो और जब राइट हो रहे हो वो पैटर्न्स को ढूंढ लो, तो इन दी एंड 252 डेज में आप मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल मेक मनी। एंड जब गलत हो रहे हो छोटा लॉस, सो आई वुड से एटलीस्ट 2 इयर्स along with your job, अगर आप टाइम दे, बस बहुत सारे एल्गोज है, ट्राई टू स्टिक टू योर स्ट्रैटेजी एंड स्लोली वंस यू थिंक कि हाँ 2 साल है, एक 6 महीने का यू कैन टेक अ ब्रेक, एंड वो 6 महीने में यू कैन ट्राई ट्रेडिंग। बट एटलीस्ट वो 2 साल में 6-7 महीने की सेविंग्स होनी चाहिए कि पैसा नहीं भी आया, समझो आप वो खर्चे निकल, जब तक आपके सिर पे वो प्रेशर रहेगा कि मुझे महीने का इतना रिटर्न चाहिए ही, तो आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे। हम जो तीनों यहाँ पे बैठे हैं, वी नेवर थिंक कि महीने का इतना % चाहिए, हमारे दिमाग में रहता है महीने का सिर्फ इतना गंवाना है। अगर हम ये सोच के ट्रेडिंग करके महीने का इतना बनाना है, तो वो एक एडेड प्रेशर होगा, यार 7 दिन चले गए कुछ पैसा ही नहीं बना, तो अभी अगले 7 या 5-10 दिन में पैसा कुछ तो कुछ करके बनाना है। एंड उसके चक्कर में हम कुछ ना कुछ उल्टी ट्रेड्स लेंगे जो हमें नहीं लेनी है। सो आई वुड से 2 साल तक मार्केट जॉब के साथ ही ट्रेडिंग को करने की कोशिश कीजिए। एंड जब आप स्टार्ट भी करें 6 महीने का बैकअप रखिए, तो आप एकदम कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाएंगे। इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि जॉब हमें कब छोड़नी चाहिए, तो जॉब हमें तब छोड़नी चाहिए जब हमें ये लगे कि अब अगर हम जॉब में समझिए लाख रुपए कमाते हैं, तो हम अगर जॉब छोड़ देते हैं तो हम लाख रुपए कमाने लायक ट्रेडिंग से हो गए हैं। भाई उतना तो चाहिए ही ना, अगर मेरे को राइज नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट जो मैं कमा रहा हूँ उतना तो चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी महीने लॉस हुआ, तो लॉस एक तो उधर से पैसा आया नहीं और घर का और चला गया, तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ट्रेडिंग में 80% इज योर टेक्निकल एंड नॉलेज, सिर्फ 20% है, 80% इज योर साइकोलॉजी। मैंने ऐसे ऐसे गलतियां खुद करी हैं कि मैं सुबह पूछ रहा हूं भाई मार्केट ट्रेंड क्या लग रहा है किसी से, उसने कहा ऊपर लग रहा है, वो थोड़ा सा ऊपर गया, हम बैठे हैं, फिर वो नीचे आ गया, हम निकल गए और वो पता लगा बिल्कुल शूट हो गया। तो ये फोमो, फियर, साइकोलॉजी, इस पे वर्क बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी है। और ये क्यों ज़रूरी है, अब इसको आप कंपेयर करिए एक नॉर्मल जॉब से, ऑफिस जॉब से और ट्रेडिंग से। ऑफिस में आप गए, आप आज सो गए, आपको नींद आ गई, वर्स्ट सिनारियो क्या होगा, मेरा बॉस मुझे डांट देगा, या मेरी जो वो होने वाली अप्रेजल, उसमें मेरे को 4 की जगह 3 स्टार मिल जाएंगे, समथिंग लाइक दैट, मेरा पैसा नहीं जाएगा। ट्रेडिंग में जब आप बैठे हैं, तो जब मेरे को कभी नींद भी आ रही होती, मैं ऐसे देखता था ना, मेरी नींद 2 दिन की उड़ जाती थी। क्यों? क्योंकि यू आर प्लेइंग विद द मनी, आपका रियल मनी वहां लगा है। तो जब भी आप इसको ले रहे हैं तो सीरियस अप्रोच होनी बहुत जरूरी है। आप ये नहीं कर सकते कि चलो यार मैं इसे पार्ट टाइम कर लूं, ये कर लूं, लेकिन जब तक आपकी अप्रोच सीरियस नहीं होगी, आप उसके पीछे सीखेंगे नहीं, आप उसका बैक टेस्ट नहीं करेंगे। मेरी एक
टर्म है जो मैं सबसे बोलता हूँ, टॉक टू चार्ट्स। आप स्क्रीन खोलें और थोड़ा वाइड मॉनिटर को यूज कर सकते हैं, या फिर चार्ट को डेली पे लाके और उस पैटर्न को समझने की कोशिश करिए कि बैंक निफ्टी की मूवमेंट किस तरीके से है, निफ्टी की मूवमेंट किस तरीके से है, रिलायंस की मूवमेंट किस तरीके से है। व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू योर चार्ट्स आपको खुद बोलेंगे कि भाई यहाँ जब इस तरह का पैटर्न फॉर्म होता है तो मैं गिरता हूँ, यहाँ पे जब इस तरह के बनता है तो मैं बढ़ता हूँ। आज से हम देखिए, इसमें हम थोड़ा सा ऐसा करें कि हम लोग अपने पापा वाले टाइम में चले जाते हैं। वो लोग भी ट्रेडिंग करते थे, लेकिन वो फ्यूचर वगैरह नहीं करते, लेकिन स्टॉक इन्वेस्टिंग करते थे। तो जैसे रिलायंस मान लीजिए 500 रुपये या 1000 रुपये चल रहा है, अब वो 800 आया और वो वहां से बढ़ गया, तो मेरे फादर क्या करेंगे, अगली बार 800 आया तो भाई 800 पे ले लो। तो उन्हें वो, क्योंकि प्राइस ध्यान था, तो वो ऑटोमेटिकली उन्हें सपोर्ट पता लग गया ना। तो आप जब इसको चार्ट पे देखेंगे तो चार्ट पे इट इज वेरी इजी टू मेक आउट कि इस कैंडल का क्या सिग्निफिकेंस है, एनगल्फिंग कैंडल का क्या सिग्निफिकेंस है, डोजी का क्या सिग्निफिकेंस है। मैं कितना ही आपको बताता रहूं, आप नहीं सीखोगे जब तक आप खुद नहीं सीखना चाहोगे। और खुद सीखने के लिए डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू टॉक टू योर चार्ट्स, एंड द डे यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द चार्ट्स, मतलब ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। हेलो सर, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड आई डू ट्रेडिंग विद माय जॉब। तो जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ वो मैं करता हूँ ऑप्शन बाइंग। तो 2 से 3:30 वाला स्लॉट पे रखता हूँ, क्योंकि उसमें थीटा डीके कम लगता है और मूवमेंट भी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो एक तुमसे मुझे ये पूछना था कि इसमें मुझे टाइम फ्रेम क्या रखना चाहिए। तो सी अगर आप जैसे बोल रहे हो, अगर आप डे ऑप्शन बाइंग का सिर्फ यही है कि जितना आप करंट एक्सपायरी में कर रहे हो और जितना लेट करोगे, चांसेस है कि मूव मैं भी है तो भी बैंक निफ्टी में ज़्यादा करता हूँ सर। एक्सपायरी डे पे, राइट? नहीं, रोज़ ही करता हूँ, बैंक निफ्टी में करता हूँ अगर ज़्यादातर। तो सी आई वुड से अगर आप जॉब कर रहे हो, बाइंग जैसा कि हमने डिस्कस किया कि बाइंग में जो रिस्क है कि बाइंग कर रहे हो, आपको सिस्टमैटिक तरीके से करना है कि बाइंग कर रहे हो, कुछ लॉजिक होना चाहिए कि समझो ये लेवल ब्रेक हुआ तो मैं बाई करूंगा, बाई कर रहा हूँ तो इतना मेरा रिस्क है। बिकॉज ऑप्शन बाइंग में यही है कि कुछ लोग क्या करते हैं, आपने 100 पे बाई किया, 80 हो गया और बाई कर लिया, 70 हो गया और बाई कर लिया, बिकॉज आपके पास पैसा डालने के लिए है। तो आई वुड से कि अगर आप बाइंग भी कर रहे हो तो सी टाइम फ्रेम विल डिपेंड ऑन द डे, बट अगर आप बाइंग कर रहे हो तो एक लॉजिक से ट्रेड लीजिए। आप कुछ भी करें, सेलिंग भी करें, बाइंग भी करें, एक रूल के साथ ट्रेड कीजिए कि भाई समझो ये बाइंग कर रहा हूँ तो ये इस लॉजिक से कर रहा हूँ कि समझो कल का हाई ब्रेक। बेसिकली अगर बाई कर आपको मोमेंटम चाहिए, अगर आपने बैंक निफ्टी बाई किया तो आपको यहाँ से बैंक निफ्टी में 200-300 पॉइंट की मूवमेंट आएगी तो ही आपको पैसा बनेगा। एंड ये कंसिस्टेंटली डेली करना इटसेल्फ इज वेरी रिस्की, बिकॉज डेली बैंक निफ्टी में 300-400 पॉइंट की मूवमेंट जहां से आपने एंट्री की वहां से लाना बहुत मुश्किल है। और मार्केट थोड़ा भी साइडवेज हो गया, आपका 100 रुपए का 80-70 रुपए आ जाएगा, और वो उसके बाद 1 घंटे बाद तो 200 पॉइंट की मूवमेंट आई, वो 70 का 90 ही आएगा। तो आई वुड से डेली बाइंग करने से बेटर है आप लाइक आई वुड से इट्स वेरी रिस्की, और उसमें क्या कैपिटल गंवाने की चांसेस ज़्यादा है। सो इससे बेटर आप अगर थोड़ा सा स्प्रेड बना सकते, जैसे हमने डिस्कस किया कि आप ऑप्शन का स्प्रेड बनाएंगे तो मार्जिन कम हो जाएगा। तो समझो आप जो बाइंग कर रहे हैं उसी को स्प्रेड बना के, समझो आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, तो आपने पुट बेचा और उसी पुट को समझो आपने मार्केट में 48,000 पे आपने 40,000 का पुट बेचा, समझो आपको उसको 300-400 रुपये मिले, आपने नीचे में 47,600 बाई कर लिया। तो इसमें क्या है कि मार्केट उधर भी रहेगी तो भी आपको पैसा बन जाएगा, पर बाइंग में क्या है, मार्केट वहां रही या नीचे गई या थोड़ी सी ऊपर गई तो भी लॉस है। आपके एक ही सिनारियो में पैसा बनेगा कि मार्केट को बहुत ऊपर जाना है और वो भी उसी टाइम 2 घंटे बाद जाएगी तो पैसा नहीं बनेगा। तो इसलिए इट्स मोर रिस्की आई फील, एंड बेटर है कि आप स्प्रेड्स में ट्रेड करो, उसमें आपको मार्जिन भी कम लगेगा एंड आपको रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट विल बी बेटर। सर मैं ऐसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे 2 से 3:30 के बीच में करता हूँ, तो जो कैंडल देखता हूँ ना, उसका टाइम फ्रेम कितना रखना चाहिए। जैसे 5 मिनट की कैंडल देखूँ, 3 मिनट की देखूँ, 1 मिनट की, मतलब ये है मेरा सवाल कि आपके हिसाब से कौन सी कैंडल मुझे देखनी चाहिए। अगर मैंने यही अपनी स्ट्रैटेजी बना रखी है कि जॉब के साथ करता हूँ, वही मेरे पास टाइम मिल पाता है 2 से 3:30 का, कि जिस टाइम मैं कर पाऊँ ट्रेड, जैसे ज़्यादातर इंट्राडे में जनरली लोग यूज करते हैं 3 से 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं, बट अब डिपेंड करता है आप क्या स्ट्रैटेजी, आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हो या पूरा मोमेंटम कैप्चर करना पड़े हो। स्कैल्पिंग मतलब हमने 100 पे बाई किया, फटाक से 105-110 पे निकल गया। ज़्यादातर स्कैल्पिंग ही करता हूँ। हाँ, तो इसमें आपको स्कैल्पिंग में तो और आपकी एक्यूरेसी राइट होना डिफिकल्ट। आई वुड से कि आप एक काम कीजिए, पिछले एटलीस्ट 2-3 महीने का बैंक निफ्टी के चार्ट को देखिए कि चलो 2:30 बजे अगर आपका जो भी लॉजिक होगा कि समझो ये हाई ब्रेक हो रहा होगा, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन रही होगी,
उसको देखिए कि पिछले 3-6 महीने में अगर आपने ये स्ट्रैटेजी रोज अगर की तो नेट आपको पैसा बन रहा है। और जब वो रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तब लेता हूँ ज्यादातर। हाँ, तो इसको आप टेस्ट करके देखिए, अगर इसमें पैसा बन रहा है तो ही इसी में पैसा धीरे धीरे डिप्लॉय कीजिए। और सर एक सवाल और था कि जैसे अभी फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो वहाँ पे 74,300 से 300 का जो कॉल ऑप्शन था वो 3-4-5 रुपए का था 2 बजे तक, और जबकि वो 73,360 तक चला गया, लेकिन उसका रेट ही नहीं बढ़ रहा था, है ना? तो मुझे थोड़ा सा ये जानना है कि इनके जो रेट होते हैं, जैसे हम लगाते, मान लो हमने एसएल लगा दिया, तो क्या जो ये मार्केट में इनके रेट ऊपर नीचे होते हैं, उन्हें पता चल जाता है हमारा क्या एसएल है, तो एकदम से एसएल हिट कर जाता है, या कभी ऊपर इंडेक्स चला गया लेकिन उसका प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहा है? तो मतलब थोड़ा ये जानना चाहता हूँ कैसे ऑपरेट होती है, मतलब कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि इतना ही रेट होना चाहिए? जब ये 74,360 हो गया है और 74,300 का मैंने कॉल ऑप्शन ले रखा है, तो कम से कम 30-40 रुपए का तो होना चाहिए वो, और वो तो 3 रुपए का ही चल रहा है, जबकि 200 वाला वो वाला 48 रुपए का ही था। तो ऐसे क्या होता है? तो इंडिया में जो होता है वेटेड एवरेज क्लोजिंग आती है, हाँ तो लास्ट के समझो 15 मिनट में बैंक निफ्टी में समझो मूवमेंट आ भी गया, हाँ तो जो लास्ट के आधे घंटे का एवरेज है वो तो नीचे आएगा। तो इसलिए आप देखोगे जो प्राइसिंग है, जो आपने कॉल खरीदा है वो बढ़ेगा ही नहीं, बिकॉज वो बन नहीं रहा है। क्यों जो क्लोजिंग आने वाली है वो तो नीचे ही आने वाली है। मतलब अगर वो कॉल आपका समझो 3 रुपए पे 2 रुपए पे, तो जो क्लोजिंग आएगी उसके आसपास ही आने वाली है। तो इसलिए वेटेड एवरेज, इसलिए लास्ट में आप कभी भी देखोगे कि लास्ट के 15-20 मिनट में अगर बैंक निफ्टी मूव भी आता है तो दूर दूर की कॉलें नहीं बढ़ती है, बिकॉज जो समझो बैंक निफ्टी 500 पॉइंट बढ़ भी गई हाँ लास्ट के आधे घंटे में, तो जो क्लोजिंग आएगी वो 350 पॉइंट समझो आएगी, तो जो 500 वाली कॉल है वो तो वैसे ही जीरो होने वाली है। तो जैसा कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन प्ले आते हैं कि जो प्राइसिंग है वो सिर्फ एक सिंपल नहीं कि 100 पॉइंट बढ़ गई तो 100 पॉइंट ऑप्शन बढ़ जाएगा। तो इसलिए वेटेड एवरेज क्लोजिंग जो लास्ट में, इसलिए आप जो कर रहे हैं डेली एक्सपायरी में करना इज वेरी रिस्की, बिकॉज वो तो जीरो ही होना है। तो अगर आपको करना भी है अगर बाइंग, तो थोड़ा अगर आप शुरुआत करें थोड़े लॉन्गर डेटेड मंथली में किए तो उसमें आपको टाइम तो मिलेगा ट्रेड में बैठने का। हम्म। ठीक है सर, यही पूछना था कि जैसे 330 के बाद उसमें दिखाता है कि जितने वो बंद हुआ था ना उतने पे इंडेक्स आ गया है, लेकिन उससे पहले दिखा रहा है कि ऊपर है, लेकिन 330 पे नहीं, 340 का जो प्राइस निकल के आता है वो वेटेड एवरेज 30 के बाद आता है वो 340 के आसपास आता है, 5-7-10 मिनट लग ही जाते हैं, 5 मिनट तक। हाँ। तो उसको देखना है। दूसरा, कई बार लोग जो गलती करते हैं वो स्पॉट की जगह फ्यूचर देखने लगते हैं। फ्यूचर 30% बढ़ रहा है लेकिन कॉल का प्राइस नहीं बढ़ रहा, मैं सर इंडेक्स देखता हूँ उसका, स्पॉट देखते हैं आप, तो फिर आप सही देखते हैं। दूसरा, आप अपना ना दिमाग थोड़ा सा इसको कोशिश करके देखिए कि एक बार अब आप बाइंग कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपकी क्या रिटर्न है, क्या सस्टेनेबिलिटी है, कैसे है। एक बार सेलर के दिमाग से इस ट्रेड को लेके देखिए कि अगर आप उस वक्त बजाय कॉल बाय करने के, अगर आप अगले हफ्ते की या इस सेम हफ्ते की पुट को सेल करते तो शायद कितना पैसा बनता। तो एक बार वो करके देखें तो मे बी थोड़ी ट्रेडिंग आपकी इम्प्रूव हो सके। जी सर। और सर ये जॉब के साथ जो करते हैं ट्रेडिंग, क्या ये कर लेनी चाहिए कि मुश्किल है बहुत? देखो, तुम्हारा सवाल ऐसा है कि हम जुआ खेलने गए तो अब हमारे सामने वो एक केला है और एक अमरूद है, अब हम किस पे पैसा लगाएं? तो तुम्हारा सवाल वैसा है, क्योंकि दोनों ही जुआ गलत है। तो आपका जो 2:30 से 3:30 का टाइम है वो चलो इस मामले में ठीक है कि सुबह आप फोकस से अपना बाकी काम कर सकते हो, क्योंकि जब आप एक जॉब पे हो तो मेरा मानना है कि यार वो भी इंपॉर्टेंट है, जो आप वहां पे काम कर रहे हो तो वो भी जरूरी है करना। आपने जो एक तो टाइम फ्रेम की बात करी, तो मेरा मानना है कि जो आप टाइम फ्रेम, क्योंकि आप काम ही 1 घंटा कर रहे हो, तो आप आर्ली कैंडल नहीं ले सकते हो, आप 30 मिनट कैंडल नहीं ले सकते हो, आप 15 मिनट कैंडल भी लोगे तो क्या तो कैंडल बनेंगे, यानी कि 5 मिनट के आसपास। बट आखिरी आधे पौने घंटे में आपके पास एक एडवांटेज है कि आप रेंज ब्रेकआउट्स प्ले कर सकते हो। अगर मूव एंड में आ रहा है और यूजुअली जैसे एक्सपायरी पे शॉर्ट कवरिंग वगैरह आती है, कभी-कभी आ जाता है, तो आप उसको प्ले आउट कर सकते हो, तो वो आपके पास एक एडवांटेज है। तो आई टाइम फ्रेम रखना ठीक है। एंड मतलब इंडेक्स बढ़ रहा है, प्राइस नहीं बढ़ रहा। तो आखिरी आधे घंटे में ये खास ध्यान रखना होता है कि अगर मूव पहले 10 मिनट में नहीं आया तो आपका जो ऑप्शन है उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत कम रह जाती है कि वो बढ़ेगा। सर लास्ट क्वेश्चन था कि जैसे जो स्टॉप लॉस है वो हमें अपने दिमाग में लगाना चाहिए कि सिस्टम में, क्योंकि बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि सिस्टम में लगा दोगे उन्हें पता चल जाएगा, उड़ा देंगे उसे, फिर चला जाता है। अगर आप मेंटल, बहुत लोग बोलते हैं मेंटल स्टॉप लॉस, तो हाँ। ट्रेडिंग में अगर आप मेंटल स्टॉप लॉस रखोगे तो आप खुद मेंटल हो जाओगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्टॉप लॉस रखोगे तो किसी को पता है या ये है। हाँ सर, ये यही सब पूछना चाह myth रहा है, हूँ। नहीं ऐसा नहीं है। तो
पर एक चीज है कि अगर सिस्टम में समझो बहुत कोई बड़ा मूव आया तो एल्गोस की वजह से चांसेस है कि बहुत एक साथ बहुत सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो तो आप प्राइजेस बहुत एक डायरेक्शन में स्पाइक जा मार के सकती है। कट जाता है। बट ऐसा नहीं है कि कोई बैठा है कि देख रहा है चलो इसने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है, इसका स्टॉप लॉस यहाँ से उड़ाता हूँ, ये नहीं है। यही पूछ रहा हूँ। सो आई वुड से स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेड कर रहे हो आपका सिस्टम में होना चाहिए, because आपको पहले से पता होना चाहिए आपकी रिस्क क्या है। समझो आपने कोई 100 पे बाई किया, आपने सोचा 50 पे एग्जिट कर लूंगा, अब आपने स्टॉप लॉस रखा ही नहीं, वो 100 का एक ही कैंडल में 10 आ गया, तो आप बोलोगे अब 10 भी किया, 10 भी जाने ही देता हूँ, इतना रुका तो। और वही माइंडसेट से जनरली बायर आता है कि यार 10 बचा, अभी 10 का शायद से 100 हो जाए, तो जो पूरा ही जीरो हो जाता है। तो आई वुड से स्टॉप लॉस जो भी ट्रेड लो, स्टॉप लॉस शुड बी देयर इन द सिस्टम। तो जैसे ऑप्शन बाइंग भी करते हो आप, ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो मेरा क्वेश्चन ये है विच इज़ बेटर, या फिर दोनों ही बेटर नहीं है, या फिर आपकी क्या राय है? हेलो जोश टॉक्स स्टॉक मार्केट फैमिली। जोश टॉक्स ने हमारे लिए एक ऐप बनाई है जहां हम अपने फेलो ट्रेडर से बात कर सकते हैं और शायद एक दूसरे से सीख सकते हैं। हम क्या ट्रेडिंग पोजीशन लेने की सोच रहे हैं, हमारा आज का दिन कैसा गया, प्रॉफिट किया तो कैसे, लॉस किया तो कैसे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जोश फैमिली में हम लाखों करोड़ों जन हैं और हम सब भाई हैं, एक साथ हैं। अब हमें इस जर्नी में लोनली फील करना नहीं पड़ेगा।